Hello everyone. Prelims 2026 को less than 2 months are there and at this point of time जब हमारे पास around 50 to 55 days are there for the exam, we feel overwhelmed. ऐसे लगता है कि यार सिलेबस इतना ज्यादा है, टाइम इतना कम है, तो how to cover everything? See, I have been at your place for the 6 years and I can understand it very well. But हमें क्या करना है? पहली बात तो ये समझना है कि जो अभी तक जो भी पढ़ा है ना, whatever you have read, उसको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप सारा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? हाई यील्ड टॉपिक्स, एंड उन हाई यील्ड टॉपिक्स से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज भी कवर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो प्रियम्बल इज वन ऑफ दोज हाई यील्ड टॉपिक्स। यस, प्रियम्बल के इस टेक्स्ट से यूपीएससी ने 7 क्वेश्चन पूछे हैं और ये 7 के 7 क्वेश्चंस इजीली सोल्वेबल हैं विद टेक्स्ट ओनली। देखो, आपको प्रियम्बल बाय हार्ट होना चाहिए। यस, एक एक कीवर्ड प्रियम्बल का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस सोल्वेबल थे प्रियम्बल के टेक्स्ट से और फ्यूचर में भी प्रियम्बल के इस टेक्स्ट से आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है प्रियम्बल तो अभी हम याद कर लेते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सो स्टे विद मी। प्रियम्बल में सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसको बताया गया है? पीपल ऑफ इंडिया। ये बोला गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब यहाँ पे क्या क्या बात हुई है? सोर्स ऑफ पावर की बात हुई है। किसने दिया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन? पीपल ऑफ इंडिया ने। हम लोगों ने ही क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को और हमने ही फिर अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। कौन सी डेट पे? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, डेट ऑफ अडोप्शन एंड इनएक्शन इज देयर। साथ में प्रियम्बल में बात हुई है नेचर ऑफ आवर कंट्री, कि किस तरह का इंडिया बनाना है हमें? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये क्या हाईलाइट कर रहा है? ये पॉइंट 1 बोल रहा है कि दिस पोर्शन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 फॉर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कह रहा है कि पहले होता था यहाँ पे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये दो कीवर्ड्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं। उससे पहले सिर्फ होता था सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फिर जस्टिस, कौन सा जस्टिस की बात हुई है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि जस्टिस के साथ क्या कीवर्ड्स हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देन लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 कीवर्ड्स पता होने चाहिए। 5 से ना ये कम है ना ज्यादा है। ओके, देन इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे? 2 कीवर्ड्स। किस तरह की इक्वलिटी? स्टेटस की इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए क्या है? डिग्निटी, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और नेशन के लिए क्या है? यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन। मीन्स पहले इस पोर्शन पे क्या हुआ करता था? यूनिटी ऑफ द नेशन हुआ करता था। अब क्या है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। कहने का मतलब है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने एक और कीवर्ड ऐड किया, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ऐसा करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कितने कीवर्ड्स ऐड हुए हैं प्रियम्बल में? 3, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। याद रहेगा। अब देखो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। 1997 का क्वेश्चन, ये पूरा प्रियम्बल का टेक्स्ट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nation in our constitution assembly this, यहाँ पे क्या है? fill in the blanks, do by adopt, enact, give to ourselves this constitution। the X stands for, यहाँ पे आपको ये fill in the blanks करना है कि ये X की जगह पे क्या है? this इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस के बाद क्या है? 26th डे ऑफ नवंबर, ये डेट है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको प्रियम्बल याद नहीं था तो यू कुड हैव बीन कंफ्यूज्ड, लेकिन यहाँ पे आप सीधा मार्क कर सकते हो इजीली 26 डे ऑफ नवंबर 1949। देखो जनवरी वाली डेट गलत है, क्योंकि जनवरी 26 1950 से एनफोर्समेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन अडॉप्शन एंड इनेक्शन हुआ था 26 नवंबर 1949 और वही डेट प्रियम्बल में लिखी हुई है।
ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस एज ए ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ प्रोवाइडेड है? तो अभी हमने बात करी थी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से एक ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, और जस्टिस कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इसका मतलब प्रियम्बल में तो बात करी गई है इकोनॉमिक जस्टिस की, तो प्रियम्बल जहां जहां है उन ऑप्शंस को हम कंसिडर करेंगे। सी में फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी की बात है, तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। तो अब प्रियम्बल के अलावा और कौन से पोर्शन में इनजस्टिस की बात होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसको बोलते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में मेजरली बात होती है पॉलिटिकल जस्टिस की, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे से भी ध्यान रखना कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की जब बात करें तो प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों जगह पे बात होती है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में मेजरली पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन 17 का क्वेश्चन है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच वन ऑफ देखो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे रिफ्लेक्ट है? प्रियम्बल में, क्योंकि देखो प्रियम्बल का टेक्स्ट है ना वो एक तरह से समराइज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को कि हम किस तरह का कंट्री बनाना चाह रहे हैं एटसेट्रा, जिसमें नेचर ऑफ द नेशन की बात हुई है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सिटीजंस की बात हुई है एंड सोर्स ऑफ द पावर की बात हुई है कि हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रियम्बल को पढ़ के हम माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी अच्छी सोच थी, कितनी बड़ी सोच थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रियम्बल बना है एक तरह से। क्यों? क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसके बाद प्रियम्बल बना है, तभी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से समरी है उसको प्रियम्बल में ऐड किया गया है ताकि प्रियम्बल एक तरह से प्रीफेज का काम करे। और एज पर द एमिनेंट ज्यूरिस्ट एन ए पालकी वाला इट एक्ट्स एज एन आईडी कार्ड फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बाकी पूरा अगर डिटेल में पढ़ना है प्रियम्बल को, चैप्टर 5 लक्ष्मीकांत में गिवन है और मैंने लक्ष्मीकांत चैप्टर 5 की वीडियो भी बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पे प्रियम्बल को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट मोर क्लैरिटी। देन देखो 17 का एक और क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो 17 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं और ऐसा होता है प्रीलिम्स में बहुत बार किसी पर्टिकुलर थीम पे सेम ईयर में मोर देन 1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक कवर कर रही थी तो मैंने बताया कि 2023 में प्रेसिडेंट की इलेक्शंस पे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। तो ऐसा मैंने प्रीवियस पैटर्न्स में देखा है कि इन सम ईयर्स सेम टॉपिक पे अराउंड 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। अब हमें पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे लिबर्टी पढ़ रहे थे तो लिबर्टी के साथ क्या था? लिबर्टी के साथ 5 कीवर्ड्स थे, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं थी, इकोनॉमिक जस्टिस के साथ था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल, ठीक है। हो गया ना प्रियम्बल के टेक्स्ट से सोल्व। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहली बात तो जब भी पॉलिटी में क्वेश्चन सोल्व करोगे सारे ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन को हमें मार्क करना होता है। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकता है आपको सही लगेंगे बट वी हैव टू गो टू द बेस्ट ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा है 26 जनवरी 1950 को एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? एक चीज अभी मैंने पीछे प्रियम्बल में बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है 1976 में, वहां से 3 कीवर्ड ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसका मतलब जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर कीवर्ड्स थे वो नेचर वाले पोर्शन में नहीं थे, सिर्फ सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 3 कीवर्ड्स थे। तो अब वापस आते हैं, क्या स्टेटस था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए ऑप्शन बोल रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि ए में तो सोवरिन नहीं है तो पहला को हम रॉन्ग मार्क कर लेंगे। फिर देन सी में क्या बोला है? सोवरिन सेकुलर डेमोक्रेटिक। देखो सेकुलर अभी हमने देखा कि ये 1950 में नहीं था, ये 1976 में जाके ऐड हुआ है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऐसे ही डी में सोवरिन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कीवर्ड भी 1976 में जाके ऐड हुआ है, अगेन सेकुलर भी। तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे रॉन्ग हो गई क्योंकि 1950 पे सोशलिस्ट और सेकुलर कीवर्ड्स नहीं ऐड थे। ए में सोवरिन नहीं है तो एग्जैक्ट स्टेटस 1950 पे क्या था? सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके। देन 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा है? द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। बी है नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इधर। सी है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। डी ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं बता देती हूँ कि प्रियम्बल ना इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कब? केशव नंद भारती केस में। उसके बाद फिर LIC केस में भी इस चीज को रीअफर्म किया कि
preamble is the part of the constitution, but preamble has no legal effect independent of other parts. ये पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे ए और डी ऑप्शंस दोनों सिमिलर लग रहे हैं, ए भी करेक्ट लग रहा है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, लेकिन डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज डी में क्या बोल रहा है कि हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रियम्बल को हम यूज कर सकते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस सेक्शंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पे भी एम्बिग्यूटीज दिखें किसी प्रोविजन में तो प्रियम्बल को यूज किया जा सकता है टू एड्रेस द एम्बिग्यूटीज और फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ना ही तो प्रियम्बल जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनको एम्पावर करता है और ना ही उनको डिसएम्पावर करता है एक तरह से। और प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। नॉट जस्टिसेबल का मतलब है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। इस बिहाफ पे नहीं जा सकते कि हमारे प्रियम्बल का वायलेशन हुआ है या प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है वो हमें नहीं मिल रहा है। गॉट इट? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। बी और सी तो वैसे गलत थे बिकॉज बी में क्या बोल रहा है, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत हो गया। बेरूबरी यूनियन जो केस था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट फिर केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो 1960 में हमने बोला था उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। नाउ ऑनवर्ड्स प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, और इसीलिए फिर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल को अमेंड किया गया, और अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है हमारा प्रियम्बल, ये चीज ध्यान रखनी है। देन सी बोल रहा है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट तो है ही नहीं है, जस्टिसेबल तो है ही नहीं है प्रियम्बल, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये ध्यान रखना था कि ऐसे क्वेश्चंस में ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा और एकदम मतलब ये तो सही लग रहा है तो इंस्टेंट मार्क नहीं करना है। बेसिक रूल यही है प्रीलिम्स का कि आपको सारे ऑप्शंस को रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। देखो 2023 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखने में लगेगा कि यार इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रियम्बल, बट प्रियम्बल से ही ये सोल्व हो रहा है। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजंस। ये बात सही है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस भी बोलते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजंस, ठीक है, ये बात सही है, और ये मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद ये चीज स्टार्ट करी है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट मान लो आपको इस स्टेटमेंट के बारे में आइडिया नहीं है लेकिन आपको प्रियम्बल बहुत अच्छे से पता है, तो हम सेकंड स्टेटमेंट को रीड करेंगे। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये स्टेटमेंट आप रीड करोगे तो आपको लगेगा कि यार ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट एंड इनेक्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को एज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब अडॉप्शन एंड इनेक्शन हो गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो पहले सेटअप हुई होगी ना बहुत, ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह के जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर हमें एक स्टेटमेंट रॉन्ग समझ में आ जाती है तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जो पहले ऑप्शंस होते हैं ए एंड बी उनमें दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट बताया जाता है और बस इस बात पे खेला जाता है कि स्टेटमेंट 2 पहली को एक्सप्लेन करती है कि नहीं, सेकंड में बोलते हैं कि नहीं एक्सप्लेन करती, पहले में बोलते करेक्ट एक्सप्लेन करती है, वो चीज होती है दो ऑप्शंस में। देन सी और डी बहुत इजी ऑप्शंस होते हैं, उनमें एक स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरी इनकरेक्ट है, डी में भी एक इनकरेक्ट है दूसरी करेक्ट है, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आपको पता चल गया कि एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आप सी और डी में से आंसर पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये सिर्फ सी में ही है और कहीं पे है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाता है, ठीक है। और फ्यूचर के लिए भी अगर आपको बताऊं कि ड्राफ्ट कमेटी कब सेटअप हुई थी, 29 अगस्त 1947 को सेटअप हो चुका था ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए और ये 7 के 7 क्वेश्चंस इजीली सोल्वेबल थे विद द टेक्स्ट ऑफ दिस प्रियम्बल ओनली। तो प्लीज बाय हार्ट द प्रियम्बल फॉर द फ्यूचर एग्जाम। और अगर आप प्रियम्बल से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनका भी मीनिंग आपको डिटेल में देखना है, डिटेल में समझना है, अमेंडेबिलिटी और वेरियस अदर डिबेट्स रिलेटेड टू द प्रियम्बल, तो check out the link given in the description box for the full video। अराउंड 30 मिनट्स का वीडियो है, आप उसको 1.5 की स्पीड से देखोगे तो 20-22 मिनट में आप आराम से देख सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू कवर द चैप्टर 5 प्रियम्बल ऑफ द लक्ष्मीकांत बुक। So wish you all the best, keep studying and have faith in your preparation, you will do it, all the best।